दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी के प्रश्न पत्र के लिए ये मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही थी और इस मॉक टेस्ट सीरीज में ये 10वें नंबर का टेस्ट आप यहाँ देखने जा रहे हैं। परीक्षा के ही प्रारूप पर इस मॉक टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है। तो शुरुआत में आपको 2 पैराग्राफ मिलते हैं जिनका कि आपको अवबोधन करना होता है, यानी संबंधित प्रश्नों के जवाब देने होते हैं और उससे पहले गद्यांश को भली भांति समझना आवश्यक होता है। तो ठीक तरीके से पढ़े बिना किसी भी प्रश्न का उत्तर देना ये बुद्धिमानी नहीं है, नहीं तो आपका शीर्षक से लेकर हर एक चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं। पहला गद्यांश आपको शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए कह रहा है, मतलब वो बता तो रहा है खुद ही, लेकिन आपको उसका विश्लेषण करना है। तो कहा गया कि समाज में शिक्षक की भूमिका शिक्षा और ज्ञान प्रदाता की होती है। इस भूमिका में शिक्षक मानव मस्तिष्क को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार वह हमें सही दिशा बोध करवाता है। शिक्षा हमें सही दिशा में मिलती है और यहाँ देखें, शिक्षा से हमें सही दिशा मिलती है और इस प्रकार से शिक्षा समाज से अनेक प्रकार की बुराइयों, विसंगतियों आदि को मिटाने में सहायक होती है। अगर हम दुनिया के इतिहास को देखेंगे और मतलब दुनिया के इतिहास का तात्पर्य यहाँ पे शैक्षणिक इतिहास से है या बौद्धिक इतिहास से है, तो ऐसा पाएंगे कि सभ्यता का निर्माण उन महान आचार्यों या शिक्षाविदों के हाथ में हुआ है जो कि स्वयं विचार करने का सामर्थ्य रखते हैं और देश और काल की गहराइयों में प्रवेश करते हैं, उनके रहस्यों का पता लगाते हैं और इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं। समाज के लिए इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षक की भूमिका और क्या हो सकती है। शिक्षक अपने शिष्यों को सिर्फ शिक्षा संबंधी तथ्यों, सिद्धांतों और सूत्रों को ही नहीं समझाता है, बल्कि वह अपने शिष्यों को वैचारिक स्तर पर समृद्ध बनाकर सत्य के शोध हेतु प्रेरित करता है, उसे आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। शिक्षक हमें ज्ञान देकर शक्तिशाली तो बनाता ही है, वह हमें परिपूर्णता भी देता है। ये पूरा आपका गद्यांश शिक्षक की भूमिका पर इसमें प्रकाश डाला गया है। तो कुल मिलाकर इसमें हमें शीर्षक नहीं चुनना है, हमें करना है संक्षेपण, ठीक है। और संक्षेपण करने के बाद इस पूरे गद्यांश की व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। तो पूरे गद्यांश की व्याख्या बहुत डिटेल हो जाएगी क्योंकि गद्यांश लंबा है, इसलिए यहाँ पर साथ में कहा गया कि उसकी संक्षिप्त विवेचना से तात्पर्य है। तो चलिए देखते हैं इसमें संक्षेपण क्या हो सकता है। संक्षेपण ये हो सकता है कि समाज में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शिक्षक मानव मस्तिष्क को विकसित करने और सही दिशा बोध कराने, ज्ञान प्रदान करने का काम करता है। अगर हम दुनिया के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि सभ्यता का निर्माण आचार्यों और शिक्षाविदों के हाथ से हुआ है, मतलब उन्होंने ही बनाया। शिक्षक अपने शिष्यों को सिर्फ शिक्षा से संबंधित तथ्य और सिद्धांत नहीं समझाता है, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी समृद्ध बनाता है। तो ये है पूरा ढांचा, मतलब इसमें हमने संक्षेपण किया। संक्षेपण का तात्पर्य ये होता है कि आप पूरे गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और जितने भी अनावश्यक वाक्य हैं, अनावश्यक बातें हैं, उनको छांट कर अलग कर दें और जो काम की बातें हैं उसको शामिल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा निजी विचारों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ज़्यादातर गद्यांश के ही शब्द और भाव तथा विचार होते हैं। इसके बाद अब विवेचना करनी है इसकी, मतलब पूरे गद्यांश की। तो कैसे करेंगे इसे? यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक सभ्य और विकसित समाज में शिक्षक की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वह न केवल अपने विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी सिद्धांतों और मूल्यों से अवगत कराता है, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी समृद्ध बनाकर उन्हें शोध के लिए प्रेरित करता है। और शिक्षक हमें सही दिशा का ज्ञान कराता है जिससे कि हम आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके या सक्षम बन सके। अतः शिक्षक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ हमारे सर्वांगीण विकास का प्रेरक भी होता है। तो ये है पूरा ढांचा और उसी के आधार पे हमें करना था। और विवेचना इसी तरीके की होती है। विवेचना का एक अर्थ होता है बहुत व्यापक, तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि विवेचना को संक्षिप्त रखना है। तो इस प्रकार से हमने किया। करने के और भी तरीके हो सकते हैं, मतलब व्याख्या ही करनी है या विवेचना ही करनी है तो आपके निजी शब्दों और निजी विचारों में होगी, लेकिन हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि पूरे गद्यांश को लिखने वाला जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहा है, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसकी मनोदशा को समझ कर ही हमें कोई व्याख्या करनी होती है या सारांश इत्यादि प्रस्तुत करना होता है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले गद्यांश को देख लेते हैं। अगला गद्यांश हमें यह बता रहा है कि ज्ञान की शक्ति को संभवतः भारत ने जितना समझा और परखा उतना किसी और देश ने नहीं। यही कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ बताया गया है और इसे ईश्वर से जोड़कर देखा गया है। वास्तव में ज्ञान ईश्वर का ही तो प्रकाश या प्रकाश पुंज है। हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान मार्ग की व्याख्या करते हुए कहा गया कि जब बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से परम ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय करके उसे अव्यक्त रूप में केवल अपने विचारों के बल से अपने मन में स्थित कर लेते हैं तो उसे ज्ञान मार्ग कहा जाता है। और इस मार्ग में बुद्धि या ज्ञान ही प्रमुख बल होता है और उसी की सहायता से ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जानने और उनसे संबंधित रहस्यों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। गीता में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का मार्ग कहा गया है और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म की उपासना
सब इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए और मतलब यहाँ ये कहने का तात्पर्य है, इसे आप ध्यान से देखें, श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म की उपासना करता है वह सब इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए सर्वत्र संबुद्धि रखते हुए करता है तो वे सभी भूतों के हित में निमग्न मुझे प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्विकार होकर एक लक्ष्य साधकर जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है वह अंत में मुझे प्राप्त करता है, ये श्री कृष्ण का कहना है और यही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो ज्ञान से मोक्ष की ओर, ये इसका एक शीर्षक हो सकता है, ठीक है, या मोक्ष मार्गी ज्ञान ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ज्ञान मार्गी मोक्ष ये भी शीर्षक हो सकता है, और भी कई सारे ज्ञान की शक्ति, ऐसे इसके अनेकों शीर्षक बन सकते हैं। बस यही ध्यान देना है कि गद्यांश की मूल भावना को ये रिप्रेजेंट करता हो। अब इसके बाद रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित पंक्ति यहाँ पर जो दी है इसमें कहा गया है कि ज्ञान की शक्ति को संभवतः भारत ने जितना परखा है या समझा है उतना किसी और देश ने नहीं किया है। इसका डिटेल में आपको यहाँ वर्णन करना है। तो भारत में ज्ञान की शक्ति का अत्यधिक महत्व है। यहाँ जो हमारे धर्म ग्रंथ और शास्त्र हैं वो ज्ञान मार्ग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान मार्ग की व्याख्या करते हुए कहा गया कि जब बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि को या अपनी बुद्धि से परम ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय करके उसे अव्यक्त स्वरूप में अपने मन में स्थिर कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में ये श्री कृष्ण का जो वचन था उसी का आधार यहाँ लिया गया है। तो इसमें आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो उसे अपनी बुद्धि में स्थिर कर लेता है, तो यही जो रास्ता निकल कर आता है उसे ज्ञान मार्ग कहा जाता है। गीता में भी ज्ञान मार्ग को मोक्ष का मार्ग बताया गया है और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म की उपासना सब इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए करता है वह मुझे प्राप्त कर सकता है, यानी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है और यही मोक्ष है। तो ऐसे आप इसका समापन कर सकते हैं। इसके बाद अगली पंक्ति जो है वही नीचे ही दी हुई है, इसे आप देखिए। वास्तव में ज्ञान ईश्वर का ही तो प्रकाश है, तो इसका क्या व्याख्या हो सकती है, इसे आप ध्यान से देखें। हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान को ईश्वर से जोड़कर देखा गया है और इनके ज्ञान, इसमें मतलब धर्म ग्रंथों की ही बात हो रही है, तो इसमें ज्ञान की व्याख्या करते हुए कहा गया कि जब हम अपनी बुद्धि से ईश्वर के स्वरूप का निश्चय करके अपने विचारों के बल पर उसे अव्यक्त रूप में मन में स्थिर कर लेते हैं, तो यही जो अवस्था होती है इसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है। अर्थात ईश्वर का प्रकाश ही होता है जो कि हमारे दिमाग में स्थिर ज्ञान के रूप में विद्यमान रहता है। इसके द्वारा ही ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जानने और उससे संबंधित रहस्य को जानने का प्रयत्न किया जाता है। तो ऐसे आप व्याख्या कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या की। अब इसके बाद पत्र लेखन वाले हिस्से की ओर चलते हैं। इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला तो ये है कि अधिसूचना क्या है, लिखित प्रारूप आपको बनाना है। दूसरा ये है कि सरकारी गजट क्या होता है। सरकारी गजट यानी भारत सरकार का जो राजपत्र है, राज्य स्तरीय भी प्रकाशित होता है, केंद्रीय भी होता है और इसी में अधिसूचना का प्रकाशन होता है। तो पहले हम देखेंगे गजट क्या होता है, उसके बाद अधिसूचना क्या है और उसका जो लिखित प्रारूप है उसको भी देखेंगे। तो गजट जो होता है यानी भारत सरकार का राजपत्र, वो एक सरकारी दस्तावेज होता है जो कि सूचना देने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाता है। 5 भाग इसके होते हैं और पहले, दूसरे, तीसरे भाग में 4-4 खंड होते हैं। चौथे, 5वें भाग में क्रमशः गैर सरकारी जो व्यक्ति होते हैं या निकायों के विज्ञापन होते हैं या जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़े होते हैं, उनका प्रकाशन किया जाता है। कभी कभी राजपत्र का असाधारण अंक भी प्रकाशित किया जाता है जब कोई सूचना इतनी तात्कालिक होती है कि उसे अगले साधारण अंक में प्रकाशित करने तक रोकना असंभव हो, तब इसे जारी किया जाता है। मतलब अधिसूचना ही विशेष तौर पे ऐसी होती है। पता लगा कि अधिसूचना देने की नौबत आई है और उस सूचना को तत्काल प्रकाशित नहीं किया गया तो बाद में व्यर्थ हो जाएगी, तो इसलिए उसके लिए असाधारण अंक का प्रकाशन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम राजपत्र के बारे में कुछ चीज़ें देख रहे थे। और अधिसूचना क्या होती है, तो अधिसूचना के लिए आप लिख सकते हैं कि लोक विषयक जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं और शासकीय निर्णय इत्यादि होते हैं, सूचना सर्वसाधारण तक पहुंचानी आवश्यक होती है। तो उसके लिए राज्य के गजट में या जो केंद्र गजट होता है उसमें विज्ञप्ति के रूप में इसका प्रकाशन किया जाता है। मतलब वो एक तरह की विशेष विज्ञप्ति ही होती है। तो इसीलिए विज्ञप्ति और अधिसूचना के प्रारूप में कुछ खास अंतर नहीं होता है, लेकिन प्रकाशन क्षेत्र में अंतर होता है और इसे ही अधिसूचना कहा जाता है। तो आइए इसका लिखित प्रारूप पहले देख लेते हैं। अब इसमें अधिसूचना को आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश शासन सामान्य अनुशासन विभाग ये बीच में रहता है। बीचों बीच जो विभाग और कार्यालय दिनांक इत्यादि है उसको डालते हैं। अधिसूचना की संख्या आप यहाँ डाल दीजिएगा, बीचों बीच रहेगा। GI 6403 करके है, वो काल्पनिक भी हो सकती है, आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं। दिनांक और स्थान आपका यहाँ लखनऊ हो गया और 19 दिसंबर 2018 की अधिसूचना है तो उसको डाल दिया। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस तरह की अधिसूचना का चयन किया है। इसके बाद ये सब लिखने के बाद ये सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा जाता है। यहाँ थोड़ा साइड में लिख दिया गया है, लेकिन वो वहाँ साइड में नहीं, बीच में होता है।
उसके बाद नीचे हेडिंग डालते हैं अधिसूचना, और अधिसूचना हेडिंग डालने के बाद सीधा एक पैराग्राफ में इसको लिख दिया जाता है। एक पैराग्राफ या जैसा आकार है उसके हिसाब से इसमें विस्तार किया जाता है। तो जनगणना अधिनियम 1948 के उपबंधों के अधीन बनाई गई नियमावली की धारा 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल आदेश देती हैं कि भारत की जनगणना 2021 के प्रथम चरण संबंधी कार्य दिनांक 16 मई 2020 से 30 जून 2020 के दौरान किए जाएंगे, ऐसा इसमें आदेश दिया गया है। और उसके बाद आज्ञा से हस्ताक्षर डॉक्टर हरिओम, और ये क्या है, सचिव है। तो इस प्रकार से हमने अधिसूचना को देखा, और राजपत्र वाला तो आप देख ही चुके हैं। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पहला पार्ट आप देख रहे हैं, उपसर्ग छांटना है आपको। तो प्रख्यात है, अत्यधिक है, प्रत्युपकार है, विस्मरण है और अनुज है। इसका उपसर्ग छांट कर आपको अलग करना है। तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग है, ख्यात जो है वो मूल शब्द है। अत्यधिक में अति उपसर्ग है और अधिक जो है वो मूल शब्द है। प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग है और उपकार जो है ये मूल शब्द है। विस्मरण में स्मरण मूल शब्द है और वी जो है वो आपका उपसर्ग है। अनुज में अनु उपसर्ग है, ठीक, अनु उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, ज इसमें मूल शब्द है। तो ये हमने देखा। इसके बाद अब प्रत्यय को देख लेते हैं। तो लेखक है, मिठास है, चमकीला है, चिकनाहट है और भिक्षुक है। लेखक में लेख जो है वो मूल शब्द है और अक आपका प्रत्यय है। वैसे ही मिठास है तो इसमें मीठा जो है ये मूल शब्द है और आस जो है ये प्रत्यय है। चमकीला में चमक मूल शब्द है और ईला आपका प्रत्यय है। चिकनाहट में चिकना मूल शब्द है और आहट जो है वो इसका प्रत्यय है। उसी प्रकार से भिक्षुक में भिक्षा मूल शब्द है और उक आपका प्रत्यय है इसमें। ऐसा हमने प्रत्यय छांटा। अब इसके बाद विलोम इसका देख लेते हैं नीचे वाले पार्ट में। तो समस्या है, अंतर्द्वंद है, आहूत है, सात्विक है और प्रत्यक्ष है। इसमें आप देखें कि विलोम क्या हो सकता है। तो समस्या का विलोम समाधान हो जाएगा, ठीक है। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा। अनाहूत, आहूत का क्या होगा, अनाहूत हो जाएगा। अन यहाँ उपसर्ग का इस्तेमाल करेंगे। सात्विक का तामसिक हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं आप प्रत्यक्ष लिखा है यानी आंखों के सामने, तो उसका अप्रत्यक्ष हो जाएगा। इसके बाद अब वर्तनी और वाक्य शुद्धिकरण के संदर्भ में जो अशुद्धियाँ इसमें दी हैं उसकी पहचान आपको करनी है। मतलब ये है कि वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है ये बताना है और साथ ही साथ वाक्य को शुद्ध भी करना है। तो इसमें आप देखें, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है, इसको आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जब उच्चतम शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो उच्चतम शब्द जो है ये तुलनात्मक होता है। मतलब दो चीज़ों के बीच में यहाँ तुलना हो रही है ऐसा पता लग जाता है। तो कौन सी, अब यहाँ जो सी शब्द है ना ये भी तुलनात्मक है। तो दो तुलनात्मक शब्दों का एक ही वाक्य में इस्तेमाल ये सही नहीं माना जाता है व्याकरण के लिहाज से। तो इसमें अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अनावश्यक और जो व्यर्थ के शब्द हैं मतलब वही बात है, तो उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो कौन सी को हटा दीजिए। यहाँ पे आप लिखिए कि दोनों चोटियों में कौन उच्चतम है, और नहीं तो फिर यहाँ ऐसे लिखिए कि दोनों चोटियों में कौन सी उच्च है। तम को हटा दीजिए, ये भी हो सकता है, लेकिन अनावश्यक शब्द इसमें लगा है तो उसको साफ करेंगे। इसके बाद मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। तो आंसू भले ही बहुवचन हो, आंसू जो है वो एक वचन शब्द नहीं होता है, बहुवचन होता है, लेकिन आंखें तो यहाँ आंख मतलब एक ही आंख, जो वाक्य है उसको पढ़कर यही अर्थ निकल रहा है ना कि मोहन की किसी एक ही आंख से आंसू बह रहे थे। तो इसलिए यहाँ शुद्ध करेंगे तो मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, ऐसे लिखना होगा। तो यहाँ वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है। तो इसमें किस तरह की गड़बड़ है, तो इसमें शब्द का गलत चयन किया गया है, इसकी गड़बड़ है। आयु का मतलब होता है आपकी टोटल उम्र, मतलब जितने वर्ष तक आप जीने वाले हैं वो पूरी उम्र। जैसे मान लीजिए आपकी टोटल उम्र जो है वो 75 साल है, तो वो आपकी उम्र हो गई, ठीक है, उम्र या आयु हो गई उसको आप कहिए। और इस समय आप 25 वर्ष के, तो वो आपकी अवस्था है। तो इसलिए यहाँ आयु के स्थान पर अवस्था का इस्तेमाल होगा। इसके बाद आप देखें तो शब्द का गलत चयन किया गया। इसके बाद नीचे दिया हुआ है अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। अब इसे आप शुद्ध कैसे करिएगा, तो इसमें आप देखिए कि वर्तनी संबंधी गड़बड़ी है। ये विश्वविद्यालय जो शब्द लिखा है ना ये गलत तरीके से लिखा है, विश्वविद्यालय सीधा सीधा है, विश्व और विद्यालय को जोड़ दीजिए। तो इसमें वर्तनी संबंधी दोष, हमारे पूजनीय गुरुवर आज पधार रहे हैं। अब इसमें पूजनीय कोई शब्द ही नहीं होता है, तो यहाँ भी वर्तनी का ही दोष है। या तो आप ऐसे लिख दीजिए कि हमारे पूजनीय, ठीक है, पूजनीय गुरुवर आज पधार रहे हैं, और नहीं तो हमारे पूज्य गुरुवर आज पधार रहे हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। तो वर्तनी का दोष यहाँ मौजूद है। इसके बाद अब चलते हैं अगले वाले हिस्से में, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसका ईश्वर में विश्वास न हो नास्तिक होगा। जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो तो अजात शत्रु।
और देखिए, जो पुरुष पर स्त्रीगामी हो यानी दूसरी स्त्रियों के साथ संपर्क रखता हो तो उसको छैला या व्यभिचारी कहेंगे। अप्राकृतिक तरीके से नपुंसक बनाया गया जो नर होता है उसको खोजा कहा जाता है। पहले के राजमहल में इस तरह के नर रखे जाते थे, खासतौर पर रनिवासों की रखवाली के लिए। रनिवासों में पुरुष का प्रवेश वर्जित होता था, इसीलिए इन पुरुषों को नपुंसक, छोटी आयु में ही जब बच्चे होते थे उसी समय नपुंसक बना दिया जाता था। तो शारीरिक सामर्थ्य इनके पास अच्छा खासा होता था, रिष्ट पुष्ट होते थे, हट्टे कट्टे, तो इन्हें सुरक्षा के लिए लगाया जाता था। और इसके बाद आप देखें, दो ओर से पानी से घिरा क्षेत्र, तो इसको क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। नदियों के द्वारा बने हुए दोआबों के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद अब लोकोक्ति और मुहावरे की ओर चलते हैं। तो अब यहाँ पर 10 लोकोक्तियाँ और मुहावरे मिक्स करके दिए हुए हैं। सूख कर कांटा होना यानी बहुत ज़्यादा दुबला हो जाना, ये मुहावरा आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला वाला मुहावरा आप देखें, छक्का पंजा खेलना यानी जुआ खेलना, जो चौसर बिछाकर जुआ खेला जाता है उसके लिए होता है। सूख कर कांटा होना यानी गरीबी में रामू सूख कर कांटा हो गया यानी दुबला हो गया। और भी बहुत सारे वाक्य में प्रयोग हो सकते हैं। छक्का पंजा खेलना अच्छी बात नहीं है यानी जुआ खेलना अच्छी बात नहीं। लंगड़ा गुलाम बनाना यानी एकदम से अपना हुक्मी बनाना, जो कि हर समय एक पैर पर आपका आदेश मानने के लिए खड़ा रहे, तो ऐसा व्यक्ति। ठीक, इसके बाद घर की मुर्गी दाल बराबर यानी पास में जो वस्तु होती है या अपनी जो वस्तु होती है उसकी लोग कद्र नहीं करते। नफ़े का सौदा यानी फायदे की बात। पांचों अंगुलियां घी में होना यानी फायदे की स्थिति में होना, लाभकारी स्थिति में होना। पांचों अंगुलियां घी में और सिर कढ़ाई में। काठ की हांडी यानी अस्थायी वस्तु। ठीक है, काठ की हांडी जो है वो अस्थिर चीज को कहा जाता है जो कि टिकाऊ नहीं होती। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का यानी कहीं का नहीं रहना, मतलब यहाँ के न वहाँ के। लोहे की सस्ताई सियार गढ़ा में टांगा, लोहा सस्ता हो गया तो सियार भी टांगा गढ़वा कर रखने लगा कि हम भी युद्ध करेंगे। तो ये कब होता है? जब सस्ताई का जमाना आता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर कोई मूल्यवान चीज़ भी हो तो उसकी भी कद्र नहीं होती। मतलब सोना इतना कीमती है या हीरा इतना कीमती है और वो भी अगर पूरे थोक के भाव आ जाए तो उसकी भी कीमत डाउन हो जाएगी। ये तो अर्थव्यवस्था का सामान्य नियम है। तो वही चीज़ यहाँ भी है। पोपले मुंह का अकेला दांत यानी एकमात्र सक्षम व्यक्ति पूरे परिवार में। इस प्रकार से मुहावरों के अर्थ हैं और इनका आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और लोकोक्तियाँ प्रायः आयोग नई नई देता है, इसलिए कुछ नए प्रयोग हमने भी किए हैं। और अभ्यास लगातार करते रहिए। ये जो मॉक टेस्ट है ये अभ्यास के उद्देश्य से ही दिए गए हैं, तो इनके वीडियोज़ जितने भी हैं उन्हें एक बार देख लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।